हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में आओ कुछ नया सीखो में मैं जानकारी लेके आया हूं। वो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने लोन लिया है, नहीं लिया है, या आप लेना चाहते हैं, वो टॉपिक हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिबिल, जी हाँ, आपका सिबिल स्कोर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि रिश्तेदार जब साथ नहीं देते तो आपका सिबिल स्कोर आपका साथ देता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको जरूरत होती है और अगर आपका सिबिल ठीक से मेंटेन नहीं है या वो स्कोरिंग में उतना नहीं है कि आपको एक लोन मिल पाए जो आप चाहते हैं, तो यकीन मानिए यू आर द रियली अनफॉर्चुनेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिबिल इतनी जरूरी चीज है। आज के टाइम में अगर आप एक फोन लेना चाहें या आप छोटा मोटा 10-20 हजार रुपए का लोन हो, कोई भी छोटी सी फाइनेंसिंग हो, या फिर कोई बहुत बड़ा होम लोन हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सिबिल स्कोर अगर आपका ठीक से मेंटेन नहीं है या आपका सिबिल स्कोर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो लोन नहीं ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। एक तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये सिबिल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भले ही आप लोन लेना चाहते हैं या आप लोन नहीं भी लेना चाहते, तब भी ये सिबिल स्कोर मेंटेन करना जरूरी है। ये एक उसी आर्मी की तरह है किसी भी देश की, जो रहेगी हर समय एक्टिव, लेकिन काम जब आनी होगी तो उसके लिए उसका बिल्कुल प्रोफेशनल और बिल्कुल एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिबिल ऐसा नहीं है कि जब आपने लोन लेना है तभी आपका वो सिबिल अच्छा होना चाहिए। आपको हर समय ताउम्र इस सिबिल को अपने मेंटेन करके रखना होगा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपका ये सिबिल आपके काम आएगा। जैसे किसी भी देश की आर्मी उस समय काम आती है जब युद्ध होता है, अदरवाइज तो वो दे आर डूइंग साइलेंटली देयर वर्क, और वो कभी सामने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है हमें, लेकिन आर्मी की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। ये ठीक वैसे ही समझ सकते हैं आप कि एक सिस्टम में एंटीवायरस, जब तक वो सिस्टम में है तब तक आप किसी भी चीज से, किसी भी थ्रेट से निपट सकते हैं। वो उसको साइलेंटली किल करता रहता है, लेकिन वो एक एक्टिव प्रोग्राम की तरह काम करता है, लेकिन पीछे रह के। इसी तरह आपकी लाइफ में आपका सिविल, आपके फाइनेंशियल मैटर में आपके एक एंटीवायरस, एक आर्मी की तरह काम करता है। अगर ये आपकी आर्मी या आपका सिविल या आपका ये जो एंटीवायरस है, ये कहीं भी कमजोर पड़ा, तो फिर आपकी हार निश्चित है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास सिबिल हम लोग कैसे डाउनलोड करें, हमें सिबिल पता कैसे चले, हमारा सिबिल कितना है, क्या तरीका है। देखिए, सिबिल का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो, पहली बात तो ये कि बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। आप में से बहुत सारे दर्शक दर्शक ऐसे होंगे जो सिबिल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बार और हो सकता है एक नए पर्सपेक्टिव से आपको आज जानने का मौका मिलेगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एंड में मैं आपको कुछ विडिक्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो सिबिल हमारे देश में एक क्या रोल निभा रहा है और हमारे लिए कितना बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है, और गवर्नमेंट इस पे क्या फैसला लेने वाली है। और जी हाँ, सरकार भी इस चीज में एक फैसला लेने जा रही है और उस पर वर्कआउट कर रही है। बहुत जल्दी उस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन आपको सुनने में आ जाएगा। और ये यकीन मानिए, सिबिल जैसी चीज, संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। ये अच्छा है या बुरा है, ये फ्यूचर में ये क्या आप पे इम्पैक्ट डालेगा, ये अभी क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिबिल एक्चुअल में क्या होता है। सिबिल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, आपका सिबिल किस लेवल पे है, क्या वो अच्छा है, बुरा है, कितना लोन मिलना है, आप किस तरीके का लोन चाहते हैं और आपको कितना सिबिल होना चाहिए। अगर आपका सिबिल, देखिए, बहुत फैक्टर में काम करता है। अब सिबिल जो है आपको एनबीएफसी या बैंक किस ओर ले जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आप एक रेगुलराइज्ड बैंक में बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं, अमाउंट भी बड़ा ले सकते हैं। और वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर मीडियम लेवल पे है तो आपको लोन तो मिल जाएगा बैंक से, लेकिन हो सकता है रेट ज्यादा अच्छा आपको ना मिले, या फिर आपको लोन अमाउंट अच्छा ना मिले। और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो फिर आपको रेगुलर एनबीएफसी की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर कैटेगरी एबीसी होती है एनबीएफसी में भी, आपको सी कैटेगरी की एनबीएफसी तक भी जाना पड़ सकता है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सिबिल को पहचाना कैसे जाए कि हमारा सिबिल कैसा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ सिबिल। सिबिल की जो बेस क्या है, सिबिल एक सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था है जो भारत में, सिबिल जिसका नाम है, जिसका पूरा मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिबिल
यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट रेटिंग एजेंसी है, जो आपका डाटा कलेक्ट करती है बैंक्स और एनबीएफसी के थ्रू, बैंक और एनबीएफसी के थ्रू, और आपकी रेटिंग निकालती है, आपकी परफॉर्मेंस निकालती है। बैंक आपकी रेटिंग नहीं निकालते, बैंक का काम है कि वो आपका जो परफॉर्मेंस है वो सिबिल कंपनी को साथ साझा जो है वो देते हैं, साझा करते हैं, और ये सिबिल जो कंपनी है ये आपकी रेटिंग, आपकी परफॉर्मेंस अलग अलग बैंकों के लोनों के साथ आपकी निकालती है। अब यहाँ पे जो रेंज है वो 300 से लेकर के और 900 के बीच में होती है। 300 से जो नीचे वाले हैं, जैसे कि आपका 300 है अगर स्कोर, तो वो लोएस्ट होगा, और 900 है तो वो आपका टॉप लेवल का स्कोर सिबिल का होगा। अब यहाँ पे पहले एक टर्म आती थी -1 सिबिल की। -1 सिबिल क्या होता था? आपने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ, दैट इज काउंट, आपका जो स्कोर होता है वो -1 में आएगा। अब यहाँ पे -1 सिबिल का स्कोर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। अब लेस देन 300 यानी कि 300 से नीचे का जो स्कोर आता है, जैसे कि 166 हो गया, जैसे कि 240 या 280 हो गया, 300 से नीचे का जो भी स्कोर है वो काउंट होगा कि आपकी कोई भी लोन हिस्ट्री नहीं है, आप एक फ्रेश बायर हैं या फ्रेश सिबिल आप सर्वाइवर हैं। अगर 300 से 300 या 301 भी हो जाता है तो भी आप एक सिबिल रेटिंग के हकदार है, यानी कि आपने कोई भी लोन लिया है, अब वो 300 से लेकर 900 तक आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती रहेगी। एक बार भी अगर आपने लोन ले लिया तो ये फिर आप हमेशा 300 से प्लस में ही रहेंगे। आपने लोन अच्छा चलाया तो आप 750 प्लस में आ जाएंगे। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ, आपने लोन की ईएमआई थी, तो इससे आप नीचे जितना भी गिरते जाएंगे, जितने दिन भी आप पेमेंट नहीं देंगे, आपकी वो रेटिंग होती ही रहेगी। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि क्रेडिट स्कोर रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 300 से 550 पुअर कही जाती थी। देखिए ये वाली जो रेटिंग है ना, ये रेटिंग तब की है जब हमारे यहाँ पे कोविड आ गया था। कोविड की रेटिंग सिबिल ने ये बनाई थी, लेकिन अब इससे बदल गई, वो भी मैं बताता हूँ। अब 300 से 500 तक पुअर कहलाया जाता है, 550 तक जाहिर सी बात है आपका कोई बहुत बड़ा डिफॉल्ट चल रहा होगा, ओवरड्यू चल रहा होगा, तो ये स्कोर आपका रहेगा जो कि गलत है, ये नेगेटिव रहेगा। इस पे आप कोई भी लोन सर्वाइव नया लोन नहीं ले पाएंगे। 550 से 650 भी इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहां पर भी आपका कोई आपकी पेमेंट है जो रुकी हुई है, जो आपने नहीं दी, तो वो भी डीपीडीज में ही आएंगी और वो आपका एक बैड डेप्ट कहलाता है। तो 550 से 650 भी आपका लोन, सॉरी माफ कीजिएगा, सिबिल जो है वो इसको ठीक नहीं कहलाता है। इसके अलावा 650 से 750 फेयर। अब यहाँ पे 650 से 750 में फेयर नहीं मानता, आज के टाइम में ये भी एवरेज ही है, ये भी एवरेज स्कोर है आपका 750 वाला, क्योंकि आप आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए, छोटे छोटे लोन ले लेते हैं, कंज्यूमर लोन 10-10 5-5 हजार के, वो कई मल्टीपल ऑफ लोन ले लेते हैं, उससे सर्वाइव करते हैं 6 महीने 3 महीने के, और फिर उसके बाद उनकी रेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि सिबिल अपने एक मैकेनिज्म पे काम करता है कि आपने कितने मल्टीप्लायर ऑफ लोन लिया है, कितना अमाउंट लिया, कितना आपने 100% टाइमली पेमेंट दी है। इसका एक मैट्रिकुलेट है, वो एक तरीके से कह सकते हैं एक फिक्स स्टैटिस्टिक्स है जिसपे ये काम करता है। हाँ, 750 से 800 के बीच का जो स्कोर है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है 750 से प्लस पे, लेकिन आज की डेट में 750 भी एवरेज ही है। अगर आपका 780 है प्लस, तो मैं कह सकता हूँ कि 780 से 800 के बीच का जो स्कोर है वो गुड स्कोर है, वो गुड है। और जाहिर सी बात है अगर आप 800 से 900 के बीच में है तो ये एक्सीलेंट है। 800 से ऊपर तो आते कि मतलब आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको लोन तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपकी रीपेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है तो आपको कोई भी बैंक लोन लेने से मना नहीं करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा जो फैक्टर्स होते हैं। जब अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो मैंने 00 लिखा है, आपका जब भी कोई सिबिल में लोन चल रहा होगा उसमें मंथ वाइज परफॉर्मेंस होगी। ये आपके कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, मंथ वाइज कंट्रोलिंग फैक्टर्स इन्हें कहते हैं। आपने कब पेमेंट करी, कितने दिन में करी, उसके फैक्टर्स कैसे हैं, वो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, आपके सिबिल रिपोर्ट में ऐसे लिखा रहता है ना, मार्च, अप्रैल, ये हर महीने का एक डाटा होता है। उस डाटा पे आपके क्या रेटिंग आ रही है उस लोन पे ईएमआई की, वो अब हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 000 अगर लिखा हुआ है आपके जनवरी, फरवरी, मार्च में, दैट मीन्स अ परफेक्ट रीपेमेंट हिस्ट्री ऑफ द मंथ। अब जैसे कि यहाँ पे जनवरी है ना, फरवरी है ना, मार्च है ना, अप्रैल है,
अब अगर इसमें 000 लिखा हुआ है जी, ये 000 है, 000 है, यहाँ पर भी 000 है, मतलब आपके परफेक्ट सिबिल हिस्ट्री चल रही है, आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी डीपीडी नहीं है, यहाँ पे 0 डीपीडी आती है। यहाँ पे कई बार XXX भी आ सकता है, राइट, या फिर आपका STD भी लिखा आ सकता है, स्टैंडर्ड अकाउंट। ये आपकी टाइमली पेमेंट के पैरामीटर्स हैं। तो इसमें अगर स्टैंडर्ड या XXX कुछ लिखा हुआ आता है तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो, दैट इज योर ऑनलाइन पेमेंट इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है डीपीडी। ये कुछ खतरनाक सी टर्म आ गई है। डीपीडी का मतलब क्या होता है? डीपीडी मतलब डिले पेमेंट डेज, यानी कि जो आपके ये डीपीडीज हैं कितने दिन की आपकी, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, जनवरी हो गया है ना, फेब हो गया, मार्च हो गया। अब इसमें जनवरी में आपने टाइम पेमेंट ली करी, 000 आ गया। फरवरी की पेमेंट आपकी 5 तारीख को जाती थी, 5th ऑफ एवरी मंथ, तो 5th में आपने 3 दिन लेट किया तो यहाँ पे 3 दिन की डीपीडी आ जाएगी, 003। फिर आपने क्या किया, आपकी फिर पेमेंट बाउंस हुई और आपने 10 दिन बाद पेमेंट करी, यानी कि 15 तारीख को पेमेंट करी, तो यहाँ पे 10 दिन आ जाएगा लिखा हुआ। तो डीपीडी मतलब डिले पेमेंट डेज, जितने दिन आप पेमेंट डिले करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब ये जो मैक्सिमम है ये 1 से लेकर के और 900 तक जाता है। 900 दिन की डीपीडी के बाद ये स्कोरिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि सिविल कहता है कि 900 दिन से ज्यादा की कोई वो डीपीडी नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर 900 दिन की आ रही है मतलब कि वो एक विलफुल डिफॉल्ट है या वो पेमेंट बैड डेब्ट है, एनपीए है, ये वर्स्ट कंडीशन होती है 900 दिन के डीपीडी की। अदरवाइज आप कोशिश करें कि जो भी आपकी पेमेंट है अगर वो डिले होती है तो विद इन 30 डेज, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंपैक्ट आता भी है तो विद इन 30 डेज आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिए सर, जब रिश्तेदार काम नहीं आते तो आपका सिबिल स्कोर ही काम आता है। और पैसा एक ऐसी चीज है कि जब वक्त पड़ता है तो आपको वो ना मिले तो फिर यू आर द वेरी फिर अनफॉर्चुनेट योरसेल्फ। कोशिश करिए कि आप टाइमली अपनी सारी पेमेंट दें और किसी भी इस तरीके के अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचें। डीपीडी का मतलब होता है डिले पेमेंट डेज। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स क्या आती है? एलएसएस। एलएसएस का मतलब भी होता है कि आपका लैंडर्ड सेटल्ड स्टेटस। अब एलएसएस की टर्म जो है ये आती है यहाँ पे जैसे कि मेंशन है लैंडर्ड सेटल्ड स्टेटस। अब आपने कोई लोन लिया, आपने लिया 2 लाख का लोन और उस 2 लाख के बाद आपके कुछ डीपीडीज हुए, कुछ उसमें बहुत सारे बाउंसेस हुए। अब आप कहते हैं कि सर या तो 2 लाख पूरे ले लो, या आप कहते हैं कि सर इसमें से 1.5 लाख ले लो, बट ये प्लीज मेरा अकाउंट बंद कर दो, राइट। आप खुद बैंक के पास जाते हैं, बैंक नहीं आ रहा, आप बैंक के पास जा रहे हैं, तो आपने एक लेटर लिख के दिया बैंक को और उनसे कहा कि सर ये मेरा अकाउंट इतने पे प्लीज आप खत्म कर लो। बैंक इससे पहले कि बैंक आपको ऑफर करे, आपने बैंक को ही ऑफर कर दिया। एलएसएस अकाउंट मतलब लैंडर्ड सेटल्ड अकाउंट, आपने लैंडर्ड के साथ मिलकर ये अकाउंट सेटल्ड कर दिया। अब ये पे यहाँ पे कई बार बैंक बदमाशी कर देते हैं, सेटल्ड लिख देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो सेटल्ड अकाउंट लिखा हुआ अगर आ रहा है तो आप बैंक से कहें कि इसको एलएसएस में तब्दील करें, क्योंकि सर मैं आया था आपके पास, आप नहीं आए, आपने ऑफर नहीं दिया, मैंने आपको ऑफर दिया था, लेकिन इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, मेल कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर एक्सेप्टेंस, वो आपके पास होना चाहिए। तो एलएसएस मतलब लैंडर सेटल्ड अकाउंट। जब आप खुद बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरा इतना पैसा बकाया है, आप इसको सेटल कर लीजिए इतने ही अमाउंट में जितना बकाया या फिर उससे कम में। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एसटीडी। एसटीडी मतलब वो कॉल वाली एसटीडी नहीं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि आपका अकाउंट जो है अगर एसटीडी लिखा हुआ है, अब क्या कहां लिखा हुआ है? जनवरी में लिखा हुआ है, फेब में लिखा हुआ है, मार्च में लिखा हुआ है, एसटीडी एसटीडी चल रहा है जी, राइट। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं, भयभीत ना होए। कुछ लोग आपको बैंकर्स जो है ना, जो आजकल अद्धे पौने में कहता हूं उन्हें, वो आते हैं नॉलेज लेके और कहते हैं सर स्टैंडर्ड अकाउंट है। एसटीडी मतलब आप बाउंस कर रहे होगे, सेम डे पे निकल जाती होगी। जब आप कहते होंगे ना कि नहीं मेरी तो सारी ईएमआई टाइम पे जा रही है, ये देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो कहते हैं सर फिर सुबह बाउंस होती होगी, शाम को निकलती होगी, तभी एसटीडी लिखा हुआ है, वरना यहाँ पे 000 लिखा हुआ था। या फिर कुछ लोग ऐसे भी, मेरे को कुछ लोगों ने, मुझे दर्शकों ने बताया कि सर उनके सिबिल में ना ये XXX बना हुआ आया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आपने पेमेंट, यहाँ पे देखो कांटा लगा हुआ है, पेमेंट आपने मिस कर दी। सर इस तरीके की बचकानी बातों में मत आया करिए। स्टैंडर्ड 000 और ये जब ये क्रॉस बने हुए आते हैं, आपकी पेमेंट टाइमली जा रही है, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपना दिखा सकते हैं। और किसी भी तरीके के इस तरीके के लोग आपको डरा के आपसे कहें कि आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दीजिए मैं निकलवाता हूँ, इस तरीके की चीजों में मत फंसिए। सर मैंने वो अपने मैं उन दर्शकों को बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया था,
जिन्होंने मुझे मेल पे भी पूछा था। ये स्पेशली मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो इस तरीके के प्रलोभनों में ना आए। ये एक बिल्कुल ही कोरी बकवास है कि इस तरीके से लोग डरा रहे हैं, और ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे सूट फाइल। सर ये सबसे खतरनाक और सबसे भयावह स्थिति है आपके सिबिल में, अगर यहाँ पे सूट फाइल लिखा हुआ आ गया आपके सिबिल में किसी भी लोन के स्टेटस में। ये दर्शाता है कि आपने विलफुल डिफॉल्ट किया है। विलफुल डिफॉल्ट भी लिखा होता है कुछ जगह पे, विलफुल डिफॉल्ट या फिर सूट फाइल। अब सर ये जब टर्म लिखी आती है ना, मतलब कि बैंक ने आपके ऊपर लीगल केस किया हुआ है, ये लीगल में चल रहा है, और अब आपका जो ये केस है ये कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। जब ये लिखा हुआ आ जाता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी का लोन हो, कार लोन हो, ये आपके सिविल की बैंड बजा देता है। यानी कि अब आपने कोई भी लोन अगर लेने जाना है ना, तो कोई भी लेंडर ये पूछेगा सर ये सूट फाइल वाला कौन सा केस है। सर लोन नहीं मिल सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद के सिविल से, सूट फाइल लिखा हुआ आया था जबकि वो था ही नहीं ऐसा केस। और ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग भी उस प्रक्रिया से ना गुजरे जिस ह्यूमिलेशन से, जिस तरीके के स्ट्रेस से मैं उस समय गुजर रहा था। और मुझे 10 लाख रुपए का भी लोन नहीं मिलेगा उसके बाद अगर मेरा सूट फाइल अगर उसमें दिख रहा है तो। और ये फैक्ट है, कोई भी लोन अगर आप लेना चाहेंगे 1-2 लाख रुपए का भले ही आपको मिल जाए, 4 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल जाएगा आपको, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। आपका सिबिल जरूर बढ़ जाएगा स्कोर, लेकिन सूट फाइल नहीं हटेगा और फ्रेश लोन जो है, लोन अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। कुछ लैंडर्स की होती है कि ये सर 5 साल पुराना लोन है, 7 साल पुराना लोन है, ओवरड्यू खड़ा हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। कुछ स्टेटस में, मेरे स्टेटस में तो ये था कि सूट फाइल लिखा हुआ है लेकिन वहां पे आउटस्टैंडिंग जो है वो 0 है, और उसमें ओवरड्यू भी 0 दिख रहा था। यानी कि ना तो उसमें आउटस्टैंडिंग था, ना ही कोई ओवरड्यू था, करंट बैलेंस 0 था, दोनों में 0-0 है, तो फिर सूट फाइल कैसे हो सकता है। इस चीज को हटवाने में भी मेरे को पसीने छूट गए और मेरे को लोन नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी मैंने मेल्स दिखाई अपने कॉरेस्पॉन्डिंग की बैंकों को, लेकिन कुछ लोगों के माइंड सेट होते हैं, वो सूट फाइल लिखा देखते हैं और वो बिल्कुल ही आपके लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की अगर आप सिचुएशन में है तो सर उस सिचुएशन से बचने के लिए सूट फाइल कभी भी अपने स्टेटस पे ना लगने दें। अगर लग गया है तो किसी भी तरीके से फाइनल पेमेंट दीजिए और उसको खत्म कराइए। सूट फाइल में अगर ओवरड्यू दिख रहा है, ओवरड्यू अगर आपका किसी भी सूट फाइल में दिख रहा है, तो सर आपको फिर वो 7 साल क्या, वो आपके 13 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हर सिबिल में अगर कोई लोन, अगर अकाउंट क्लोज्ड हो गया है, नहीं दिख रहा है, तो वो 7 साल तक, 7 ईयर्स तक का रिकॉर्ड दिखाएगा। यानी कि आपके जो क्रेडिट कार्ड हैं, लोन्स हैं, 7 साल पहले अगर जो बंद हो चुके हैं तो वो आपके सिबिल रिपोर्ट से हट जाएंगे। लेकिन सूट फाइल्ड है, ओवरड्यू दिख रहा है और स्टेटस उसमें जो है कुछ पैसे दिख रहे हैं, अगर करंट में अगर उसके आउटस्टैंडिंग दिख रहा है और ओवरड्यू भी है, ये आपके सिबिल से 7 साल या 13 साल तक नहीं निकलेगा। तो अवॉइड सच सिचुएशन, और सूट फाइल वाले किसी भी केस को आप अपने सिबिल में रहने से बिल्कुल परहेज कराएं, उसे हटवाएं, किसी भी तरीके से पेमेंट करें, बैंक के साथ नेगोशिएट करके इसको रिजॉल्व करें। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रिटर्न ऑफ। अगेन दिस इज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर सिबिल। रिटर्न ऑफ यानी कि बैंक कहता है सर मैंने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ होता है ना, ये अब नहीं आता ये पैसा, ये आपने पेमेंट ही नहीं करी है। कोई भी पेमेंट अगर आपकी बैड डेट में या एनपी आप हो चुके हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, ये पेमेंट आएगी नहीं। साल भर हो गया, 1 साल से आप पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं आई, बैंक ने आपको राइट ऑफ दिखा दिया। आप सपोज कीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है, उसमें बैलेंस था, आपका जो क्रेडिट कार्ड था 65,000 रुपए का, उसमें ओवरड्यू दिख रहा था, ओवरड्यू दिख रहा था। आपने इसको 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं करी, ये इंटरेस्ट बन के हो गया 1,15,000। 1,15,000 1 साल बाद बैंक कहता है ये तो 65,000 तो छोड़ो, 1,15,000 भी कुछ भी नहीं आने का, आप 10,000 भी नहीं आएंगे, अपने खातों में इसको राइट ऑफ दिखा दो। मतलब खत्म हो गया जी, ये पैसा अब नहीं आएगा। आपके सिबिल में रिपोर्ट कर देंगे 1,15,000 का राइट ऑफ। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बैंक क्या करेगा कि पहले साल आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, वो तो कह देगा पेड, और उसके बाद 65,000 रुपए दिखा देगा आपके राइट ऑफ, प्रिंसिपल अमाउंट राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब आपका खाता बैंक ने क्लोज कर दिया है, एनपीए दिखा के कि अब ये पैसा मर गया। बैंक तो छूट गया, बैंक का कुछ नहीं जाएगा एनबीएफसी का, लेकिन आपका ये जो रिटर्न ऑफ है ये आपके सिबिल की बैंड बजा देगा।
राइट ऑफ कुछ भी अगर होता है अमाउंट, देखिए अगर राइट ऑफ आया तो बैंक तो आपको कोई भी लोन देने से परहेज करेगा, आप एनबीएफसी की तरफ भागेंगे। अब एनबीएफसी भी आपका देखेगा कितने का राइट ऑफ है, 5,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है। आपको लोन चाहिए कितने का जी, 5 लाख रुपए का। 5 लाख बड़ा रिस्की क्लाइंट है, एक काम करो इसे 1 लाख रुपए दे दो। और रेट क्या है, अगर रेट आपको बैंक में मिल रहा था 11% का, एनबीएफसी आपको कितना देगा, 18%। ले लो जी 20%, 1 लाख ले लो 20% पे। क्यों? क्योंकि आप राइट ऑफ अकाउंट है आपका, आप अच्छे कस्टमर नहीं हो, सिविल स्कोर आपका 740 होगा, लेकिन सर आपने राइट ऑफ दिखाया हुआ है कोई अकाउंट। सिविल स्कोर मैटर करता है, लेकिन अकाउंट का स्टेटस उससे ज्यादा मैटर करता है। तो ये ध्यान रखें कि आपके किसी भी अकाउंट में राइट ऑफ या सूट फाइल ना आ रहा हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो है एसएमए। एसएमए मींस स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। अब ये स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट क्या होते हैं सर? स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बैंक आपको अपनी निगरानी में रख लेता है। मॉनिटरिंग अकाउंट, मॉनिटरिंग अकाउंट मतलब आप बाउंस कैटेगरी के कस्टमर हैं लेकिन पेमेंट कर रहे हैं, बाउंस कैटेगरी में आप आते हैं, आप अच्छे कस्टमर नहीं है, डाउटफुल कस्टमर्स हैं। आपके पेमेंट जो है, अब 25,000 रुपए आपको बैंक में देने होते हैं हर महीने की, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है। और ये चीज मैं बताऊं, जो एसएमए अकाउंट है वो लिमिट्स में, ओडी लिमिट में, बैंक गारंटी, इन सब चीजों में, और पब्लिक सेक्टर के बैंक ज्यादा यूज इस टर्म को करते हैं। तो अगर आपने सरकारी बैंक से कुछ लिया हुआ है या प्राइवेट से कोई लिमिट वगैरह ली हुई है स्पेशली, तो उसमें ये आपके मेंशन होगा अगर बाउंस होती है तो आपका एसएमए यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट है कि बैंक कह रहा है 25,000 रुपए हर महीने देने होते हैं, 30 दिन हो गए सर आपने अभी तक सिर्फ 5,000 ही दिए हैं, या 60 दिन हो गए आपने अभी तक सिर्फ 50,000 देने थे, आपने दिए हैं सिर्फ 20,000 रुपए, आपके 90 दिन हो गए सर आपको देने थे 1.5 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए जितने भी देने थे आपने आपने सिर्फ दिए हैं 10% या 20%। सर आप एसएमए कैटेगरी में हैं, आप पेमेंट तो दे रहे हैं, सपोज करिए आप ये 25,000 का आपको देना था, 5,000 इस महीने दिए, 20,000 इस महीने दिए, है ना, 10,000 इस महीने दिए, आपकी तरफ से पेमेंट तो आ रही है लेकिन उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी, आप डाउटफुल कैटेगरी में हैं। ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सपोज करिए आपने पेमेंट मिस कर दी, सरकारी बैंक क्या करता है, डीपीडीज तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में आपका एसएमए भी दिखा देगा। एसएमए में 3 कैटेगरी होती है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में जहां तक है टर्म्स, वो अकाउंट जो डाउटफुल कैटेगरी में आते हैं, वो कस्टमर जो बैंक समझता है कि ये कभी भी मेरा पैसा बाउंस में या एनपीए हो सकता है, ये अकाउंट बस किसी भी समय जो है मेरे बैड डेप्ट में जाने वाला है, तो इस तरीके के अकाउंट को बैंक क्या कहता है, एसएमए कैटेगरी में। अब एसएमए कैटेगरी में 3 तरीके की चीजें आती हैं। एसएमए में सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसमें आता है सबसे पहले एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। अब ये एसएमए 0 क्या होता है? सर अगर आपकी पेमेंट 0 to 30 डेज में आ रही है, राइट, आप पेमेंट चाहे भले ही पूरी दे रहे हो, सपोज कीजिए 25,000 रुपए का आपका हर महीने का जो है ड्यू होता है, आप पूरा का पूरा दे रहे हैं, लेकिन आप दे रहे हैं 15 दिन बाद, आप दे रहे हैं 20 दिन बाद, आप दे रहे हैं 29 दिन बाद, एग्जैक्टली आप एसएमए 0 में मार्क कर सकता है बैंक आपको। आपके सिबिल में जो है मार्च में, सपोज कीजिए मार्च, अप्रैल, मई, इसमें आपका एसएमए 0 लिखा आएगा, इसमें आपका 000 आ गया, इसमें फिर एसएमए 0 अगर आप सेम 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एसएमए 1, जो कि आती है आपने 30 दिन ओवरराइड कर दिया, 30वें दिन के बाद 31वें दिन से लेकर के और 60 दिन तक, यानी कि आपने यहां पे 0 पेमेंट, यहां से 30 दिन होते हैं, और दूसरी कैटेगरी आती है आपकी 60 दिन की। यहां पे आप एसएमए 0 में रहते हैं। अब आप सपोज कीजिए ये वाली क्रॉस करके आप यहां पे भी बाउंस कर देते हैं, ये तो बाउंस हुई आपकी एक ईएमआई, उसके बाद 30 दिन तक आपने नहीं दिया तो वो 0 में। अब ये वाली ईएमआई भी आप क्रॉस कर जाते हैं, बाउंस कर जाते हैं, यहां पे आप एसएमए 1 कैटेगरी में आ जाएंगे 60 दिन तक। ये आता है एसएमए 1, 30 डेज, 31st डे से और 60 डेज के बीच में। इसी तरीके से अब आपके 61 से 90 डेज तक, अब आपका जो पहला था, पहली ईएमआई आपकी बाउंस हुई, इसके बाद 30 डेज का एक ब्रैकेट आता है, इसके बाद आपका 60 डेज का आता है,
और उसके बाद 90 डेज का आता है। ये 3 आपके ब्रैकेट हैं। अब आपने यहाँ पे ईएमआई बाउंस करी थी, ये वाली आपने ईएमआई बाउंस करी। आप यहाँ पे यानी कि पहली कैटेगरी में SMA 0, राइट, आपने फिर यहाँ बाउंस करी। अब यहाँ पे आप आते हैं SMA 1, इस वाले कैटेगरी में, राइट। ये जो यहाँ पे 31 से ये बाउंस कर दिया आपने, आप ये 31 से आप 60 डेज के बीच में है SMA 1। अब आप ये वाली फिर से बाउंस कर देते हैं। आप इस दौरान यानी 90 डेज तक अब आप रहेंगे SMA 2 में। यानी कि आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ईएमआई बाउंस तक आप SMA 2 में आ जाते हैं, तीसरी ईएमआई बाउंस होती ही, और 90 डेज के बाद आप NPA में चले जाते हैं। यानी कि बैंक अब आपके ऊपर या तो वो सूट फाइल दिखा देगा आपको या फिर डीपीडीज दिखाएगा, ये उसके ऊपर है किस तरीके से दिखाता है, लेकिन वो बैड डेप्ट अकाउंट में चला जाता है 90 डेज के बाद। तो ये है आपका SMA 0, SMA 1 और SMA 2। व्हाट नेक्स्ट इन दिस, ओ थैंक यू। तो यहां पे ये सिबिल के बारे में जानकारी थैंक यू तक बताई गई। तो ये थी वो सारी खास जानकारियां सबसे पहले समझने के लिए कि ये सिबिल होता क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और इससे रिलेटेड क्या जानकारी चाहिए, या आप किस तरीके की परेशानियां अभी इस समय फेस कर रहे हैं सिबिल रिपोर्ट को लेके या सिबिल से रिलेटेड। देखिए, आने वाले टाइम में मैं आपको इस चीज से भी अवगत कराऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके सिबिल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। जब आप सिबिल रिपोर्ट देखेंगे तो एक लाइव सिबिल रिपोर्ट पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि उसमें किस तरीके से आप अगर कोई इश्यूज आता है तो आपको सिबिल को रिपोर्ट करना है, बैंकिंग ओम्बड्समैन तक जाने के क्या तरीके हैं। और आपने जैसे कि देखा कि सिबिल के अलावा क्रिफ हो गया, एक्सपीरियन हो गया, और भी बहुत सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी रेटिंग निकालती हैं फाइनेंशियल्स की। उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, सिबिल की ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ये एक सवाल गवर्नमेंट में भी उठाया गया है हाल ही के दिनों में। जब अभी सेशन चल रहा था तब भी आपने सुना होगा, जो ये शीतकालीन सत्र था उसमें भी ये बात आवाज उठाई गई कि क्यों एक ही कंपनी सारे इंडियंस का फाइनेंशियल स्टेटस तय कर रही है? क्या वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है? क्या उसकी जो रेटिंग है वो एक्चुअल में जेन्युइन है? अगर उसकी रेटिंग खराब है तो उसके ठीक करने के लिए क्या उनके पैरामीटर्स हैं? अगर वो रेटिंग ठीक करानी हो तो उनके क्या पैरामीटर्स हैं, और कोई इनको फॉलो भी कर रहा है कि अगर मेरा एक गलत लोन रिपोर्ट हो गया, मेरे 2 पैन कार्ड दिख गए, या मेरा कोई कोई फाइनेंशियल पुराना कोई स्टेटस था जो कि अब सॉल्व हो चुका है लेकिन सिबिल में वो अनसॉल्व दिख रहा है, क्या करेंगे जी? कैसे करेंगे? बहुत जल्दी इस पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन ये बहुत सारे सवाल है जो हम लोग फेस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोन मेरे होते ही नहीं है लेकिन वो भी मेरे सिबिल में दिख रहे हैं, क्या करें? सिबिल आपके फाइनेंशियल स्टेटस को 7 साल तक दिखाता है। यानी कि 7 साल पुराना अगर कोई आपका लोन है जो डिफॉल्ट में है 7 साल के भीतर का, तो वो आपके सिबिल रिपोर्ट को खराब करता रहेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा लोन है जो 7 साल से पुरानी हिस्ट्री है, तो वो आप, लेकिन अगर वो एक्टिव हुआ उन 7 साल में तो भी वो दिखता रहेगा। उस 7 साल से पहले कोई आपका लोन था जो कि डीपीडी में था, वो बंद हो गया 7 साल से पहले ही, 10 साल पुराना था, 8 साल पुराना था, बंद हो चुका है, तो वो अब नहीं दिखेगा 7 साल में। लेकिन अगर कोई पुराना डीपीडी 15 साल पुराना है या 12 साल पुराना है, 12 साल पुराना मान लीजिए, क्योंकि 13 साल का रिकॉर्ड होता है वैसे तो, लेकिन कोई अगर आपका दिख रहा है ऐसा सिबिल 13 साल के अंदर जो कि 10 साल पहले डिफॉल्ट में था लेकिन अभी भी उसका कुछ ओवरड्यू बचता हुआ आ रहा है, तो वो दिखाई देगा। सिबिल वाले ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। ये आपके 7 साल का रिकॉर्ड तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन अगर कोई बैड डेप्ट या कोई पुराना ऐसा दिख रहा है लोन जो अभी भी कंटिन्यूटी में भी आपके वो ओवरड्यू खड़ा है, तो वो भी दिखा देंगे। 2 पैन कार्ड अगर आपके शो हो रहे हैं, आपने पैन कार्ड बनाया था 2010 में लेकिन वो अभी भी एक्टिव है, आपके 2 पैन कार्ड आएंगे। सिबिल में आपके सारे एड्रेसेस आते हैं, जो आप लोन लेते हैं और अपने एड्रेस लिखवाते हैं, कंपनी आप चेंज करते हैं, अपनी कंपनी में वेरिफिकेशन कराते हैं ना, ये सब सिबिल में अपडेट होता है। कितनी आपने कंपनियों के एड्रेस लिखवाए पिछले 7 साल में, कितने आपने घर दिखाए, कितने आपके फोन नंबर से, ये सब सिबिल रिपोर्ट में होता है। आप भले ही अपनी क्रेडिट हिस्ट्री कहीं भूल जाएं लेकिन सिबिल आप अब कभी नहीं भूलता। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए देखनी समझनी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारे इस तरीके के ज्ञानवर्धक टॉपिक समय पे मिलते रहें। तो इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं एक नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।